हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल विजय सर में एक नए टॉपिक के साथ। जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा नोबल गैस को लेकर के। ठीक है, तो ग्रुप 17 जो एलिमेंट था वो हमारा खत्म हो चुका है। ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को लेकर के हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज थी, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो भी थी वो हमने खत्म कर ली हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो डेली की मेरी वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें। उसके लिए आपको क्या करना है कि साइड में जो सब्सक्रिप्शन बटन है उसके साइड में बेल आइकन है, उसको आप प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक नोबल गैस को लेकर के। तो नोबल गैस जो ग्रुप 18 में सिचुएट है उनको बोला जाता है ग्रुप 18। 18 नंबर ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या कहलाएंगे, नोबल गैस की कैटेगरी में रखे जाते हैं। जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर 2, 8, 8 प्लस करेंगे 10, 18, 36, 54 and 86. This is the atomic number of, and the general electronic configuration of noble gas group and group 18 is ns2 and nt6। क्योंकि यहाँ पे नोबल गैस इसको इसीलिए बोला जाता है, एटॉमिक इनर्ट गैस की कैटेगरी में इनको इसीलिए रखा जाता है क्योंकि ये सारे क्या हैं, ऑलमोस्ट इनर्ट है। तो हम पहले इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एटॉमिक रेडियई की। तो एटॉमिक रेडियई क्या होता है, इनके रेस्पेक्टिव पीरियड में ये सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियई लेकर के बैठे, लेफ्ट टू राइट जाते हैं। जनरल एटॉमिक रेडियई डिक्रीज होता है, लेकिन यहाँ स्टेबिलिटी आने की वजह से इनका एटॉमिक रेडियई 17 ग्रुप से ज्यादा हो जाता है, लेकिन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो हाईएस्ट एटॉमिक रेडियई ये लिए बैठे हैं, हाईएस्ट एटॉमिक रेडियई। उसके बाद हम बात करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इन एलिमेंट्स की वो भी हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसका कारण क्या है, एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के होने की वजह से ऐसा करते हैं। ठीक है, इनका जो नेचर है मोनो एटॉमिक नेचर है। मोनोएटॉमिक नेचर मींस ये गैसेस रहते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, किसी के साथ जुड़ते नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट इनर्ट है। इसलिए ये अपने साथ अपने ही जैसे एलिमेंट को भी नहीं जोड़ते, किन्हीं दूसरे एलिमेंट्स को भी ये नहीं जोड़ना चाहते अपने साथ। ठीक है, क्योंकि इनके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, जैसा कि हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देख पा रहे हैं। ns2 np6 ऑलरेडी फुल्ली फिल्ड है, तो मोनोएटॉमिक नेचर में रहेगा। दे एग्जिस्ट इन टू गैसियस स्टेट, और गैसियस स्टेट में क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, गैसियस स्टेट में रहना ये पसंद करते हैं। तो यहां तक की ये प्रॉपर्टी थी। साथ ही साथ हम इसके बारे में बात करेंगे कि इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, क्योंकि स्टेबल है। आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन लेकर के बैठे हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले तो एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी दे करके फिर इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा, और एनर्जी दे रहे हैं तो क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। जनरली हर एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मींस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है उसकी नेगेटिव वैल्यू लेकर के रखते हैं। लेकिन जो नोबल गैसेज हैं, जो ग्रुप 18 के एलिमेंट हैं, इनकी जो
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो क्या मिलेगी आपको, पॉजिटिव मिलेगी। उसके बाद हम बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की, क्योंकि ये अपनी गैसियस स्टेट में रहते हैं तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका बहुत ज्यादा लो मिलेगा। क्योंकि देखिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो इसलिए मिलेगा कि ये इनके बीच में जो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, बहुत ज्यादा वीक, और वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही डिसाइड करता है कि कोई भी गैस कितनी ज्यादा लिक्विफिकेबल होगी। अगर वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो एस ऑफ लिक्विफिकेशन ज्यादा मिलेगा, इजीली लिक्विफाई हो सकती है। गैस को लिक्विफाई करना इनको मुश्किल है क्योंकि इनके बीच में वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा नहीं है। अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो वाटर में ये स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं। अब माइंड में क्वेश्चन आएगा कि वाटर में सॉल्युबल कैसे हो सकते हैं, बिकॉज वाटर इज पोलर इन नेचर एंड दे आर एग्जिस्ट इन मोनोएटॉमिक फॉर्म एंड जस्ट लाइक नॉन पोलर एटम्स। तो यहाँ देखिए क्या होता है कि यहाँ जो एक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात हम कर रहे हैं तो हल्का सा इनके अंदर पोलरिटी क्रिएट हो जाती है थोड़ी बहुत, वो भी कब, जब इसके साथ कोई दूसरा एटम, पोलर एटम आता है। मैं एग्जांपल लेता हूं क्योंकि हम वाटर में घोलने की बात कर रहे हैं, वाटर में डिसॉल्व करने की बात कर रहे हैं, तो वाटर का ही एक एग्जांपल ले लेते हैं। स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन कंटेन करके रखता है, स्लाइटली नेगेटिव, और मैंने कहा कि ये एटम है हीलियम का। तो इस पॉजिटिव की इन्फ्लुएंस में आकर के यहाँ स्लाइटली नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाता है, यहाँ स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाता है। इंस्टेंटेनियस डाइपोल मोमेंट आप कह सकते हो, कुछ इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए हो सकता है। यहाँ आप कहोगे डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल मोमेंट की वजह से हल्का सा ये क्या हो जाता है, पोलर हो जाता है, स्लाइटली पोलर है नेचर में, हम कह सकते हैं हल्के फुल्के पोलर हो सकते हैं, ये थोड़े बहुत पानी में घुल जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा, देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे पहले हमें किसके बारे में चर्चा करनी होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट और आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। ऑक्सीडेशन जैसा कि अभी तक हम करते आए हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट, और दूसरा क्या है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो तो इनकी क्या रहेगी, बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि ये क्या है अपने फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एग्जिस्ट करते हैं, फुल्ली फिल्ड एटम्स ऑर्बिटल लिए बैठे हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ये अपने किसी भी कंपाउंड में कोई ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते, अभी तक नहीं करते। थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि क्या कुछ डिस्कवरी होने वाली है उसके। हाँ, तो अब बात करते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में क्या इसका ओपिनियन रहता है इसको लेकर के। अब देखिए कि केमिकल प्रॉपर्टी 3-4 रीजंस पे डिपेंड करती है और वो तीनों चारों ही इसके फेवर में नहीं है। पहला हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, दूसरा दे हैव फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल, ये फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल रखते हैं, और तीसरा दे हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी, इनकी वैल्यू पॉजिटिव है। तो यहां ये तीनों ही बातें वो कर रहे हैं जो इसके केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में फेवर नहीं करती। फिर भी क्या हुआ कि 1962 में नेल ब्रेलेट नाम से एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया, एक ऑब्जर्वेशन की और रैंडमली जो जीनोन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी थी, वो जीनोन की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है 1170 किलोजूल पर मोल है। ठीक है, ये थी जीनोन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और जीनोन के आयोनाइजेशन एंथैल्पी के साथ साथ जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की आयोनाइजेशन एंथैल्पी थी वो भी देखी गई, वो थी 1175 किलोजूल पर मोल। और यहां देखा कि जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन एक कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता था, प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ। मैं लिख देता हूं यहां रिएक्शन O2 प्लस PtF6 ने कंपाउंड बनाया O2
PtF6 नेगेटिव। इस टाइप के कंपाउंड फॉर्मेशन यहां से हुआ, सॉलिड कंपाउंड था। नेल ब्रेलेट ने ये ऑब्जर्वेशन यहां से की। अब देखिए यहां हम भी ऑब्जर्वेशन देखते हैं आज कि ये जो एंथैल्पी है ये 1175 है। ऑक्सीजन के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी थी, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए उसने क्या किया, ऑक्सीजन के लिए होती है, मॉलिक्यूल के लिए नहीं होती। उसने क्या किया कि यहाँ ये कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ, तो माइंड लगाया कि भाई जब 1175 यानी कि 1175 किलोजूल पर मोल की एनर्जी पे ऑक्सीजन रिएक्ट कर सकता है तो जीनोन क्यों नहीं कर सकता। और फिर जीनोन के साथ रिएक्शन करवा के देखी गई, तो जीनोन ने भी क्या किया, एक रिएक्शन की, एक कंपाउंड फॉर्मेशन किया। क्या देख लेते हैं एक बार। जीनोन ने इसी के साथ PtF6 के साथ कंपाउंड फॉर्मेशन किया 273 केल्विन टेम्परेचर पे, XePtF6 नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब यहां से ऑब्जर्वेशन आई कि भाई नोबल गैस कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रिएक्शन कर सकते हैं। ये एक नया इन्वेंशन था नोबल गैस की रिएक्शन को लेकर के, और 1962 में इस रिएक्शन के साथ ही नोबल गैस से इनर्ट गैस होने का खिताब छीन लिया गया था। यहां अब नोबल गैस इनर्ट गैस की कैटेगरी में नहीं रखी जा सकती थी। इनर्ट क्या होता है, जो रिएक्शन ना करे। 1962 से पहले तक ये रिएक्शन नहीं हमारे सामने आई थी, तो यही माना जाता था कि रिएक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब हम आगे चल करके देखते हैं नंबर ऑफ कंपाउंड्स जीनोन के मिले, और ये ऑब्जर्व किया गया कि जीनोन बहुत ज्यादा कंपाउंड फॉर्मेशन करता है अंडर ड्रास्टिक कंडीशन विद वेरी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। और जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स थे वो 2 या 3 ही एलिमेंट थे, एक नाइट्रोजन था, एक ऑक्सीजन था, और एक क्या था, फ्लोरीन था। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन इनके साथ जब ये उनकी रिएक्शन करवाएगी तो बहुत सारे कंपाउंड्स निकल के आए, बहुत सारी रिएक्शंस निकल के आई। हम वन बाय वन उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जीनोन के रिएक्शन को देख करके समझ में आया कि हो सकता है भाई कुछ हद तक क्रिप्टॉन भी रिएक्शंस कर सके, क्रिप्टॉन भी अपने कंपाउंड्स को शो कर सके। तो क्रिप्टॉन की तरफ अगर देखा गया तो क्रिप्टॉन के भी कंपाउंड कुछ नॉन थे, लेकिन क्रिप्टॉन फ्लोराइड KrF2 एक ऐसा कंपाउंड था जो सबसे ज्यादा डिटेल में हमें पढ़ना होता है। उसके बाद नीचे गए तो RnF2 भी बनाता है, लेकिन हीलियम, नियोन और आर्गन अभी भी इनर्ट कैटेगरी में ही रखे जाते हैं, ये अभी भी रिएक्शन नहीं करते। तो देखते हैं वन बाय वन करके कि जीनोन के कौन कौन से कंपाउंड थे, किस तरीके से इन्होंने कंपाउंड्स की फॉर्मेशन ली। तो आई थिंक कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो नोबल गैस है वो किस तरीके से रिएक्शन करती हैं, क्यों रिएक्शन करती है अंडर ड्रास्टिक कंडीशन। जब इनको बहुत ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करवाया जाता है तो उस टाइम पे रिएक्शन कर लेती है। जैसे जीनोन ने ऑक्सीजन प्लेटिनम के साथ करता था, ऐसे जीनोन भी प्लेटिनम फ्लोराइड के साथ करता है। हमारे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने सबसे पहले जीनोन या फिर नोबल गैस की रिएक्शंस दी थी, तो नेल ब्रेलेट्स नाम से एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये रिएक्शन दी थी। अब हम पढ़ते हैं कि जीनोन के कौन कौन से कंपाउंड हैं। जीनोन +2 ऑक्सीडेशन कंपाउंड, ऑक्सीडेशन स्टेट में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में XeF2 बनाता है। जीनोन डाइफ्लोराइड आप इसको कह सकते हो। जीनोन डाइफ्लोराइड, ठीक है। दूसरा +6 के बाद +2 के बाद +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में XeF4 जीनोन टेट्राफ्लोराइड फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत सारे कंपाउंड इसके देखने को मिलते हैं। +6 में XeOF4 जीनोन ऑक्सीटेट्राफ्लोराइड, सॉरी जीनोन XeOF, एक सेकेंड, जीनोन XeOF4, हाँ जीनोन ऑक्सीटेट्राफ्लोराइड, ठीक है। दूसरा XeO4, XeO3, बिल्कुल XeO3 जीनोन ट्राइऑक्साइड,
और तीसरा था XeF6 जिनॉन हेक्साफ्लोराइड। ये कंपाउंड इसके देखने को मिले जिनॉन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और साथ ही साथ कुछ कंपाउंड +8 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी ये शो करता था। +8 में था इसका जिनॉन टेट्रा ऑक्साइड XeOF6 जिनॉन ऑक्सीहेक्साफ्लोराइड। ये कंपाउंड्स थे जो ये शो करता था। अब हमें क्या करना है, इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी है। जिनॉन के कंपाउंड्स के कुछ स्ट्रक्चर हैं, वहां हम चलते हैं। तो स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले मैं XeF2 के बारे में बात करता हूँ। 1 बाय 1 हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। स्ट्रक्चर की तरफ एक नजर डाल लें तो XeF2 हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, स्ट्रक्चर क्या रहेगा, हाउ मेनी लोन पेयर्स कंटेन इन दिस स्ट्रक्चर, लोन पेयर्स इस स्ट्रक्चर में क्या रहेंगे, देखते हैं। देखिए, स्ट्रक्चर के लोन पेयर को काउंट करने के लिए बहुत अच्छा मेथड है। मैं बताते हैं कि यहाँ पे जिनॉन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है। कितने बने, 2 बॉन्ड उसने फॉर्मेशन किए। तो 8 में से जो 2 बॉन्ड बने डिवाइड बाई क्या कर देंगे हम, 2 कर देंगे, यानी कि हमारा आंसर आता है 5। यहाँ हाइब्रिडाइजेशन रहेगी sp3d। तो हाइब्रिडाइजेशन आ गई भाई दूसरे मेथड से, जो मैं आपको फॉर्मूला बता रखा है पहले ही, v + m - c + a डिवाइड बाई 2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिनॉन में 8 है, मोनोवैलेंट यहाँ पे 2 रहे, कैटायन एनायन 0 है, डिवाइड बाई 2 किया हमने, आंसर 5 आया। आंसर 5 आता तो एक एस ने बनाया, 3 पी ने बनाया, एक बनाया डी ने। तो इस तरीके से हम देख लेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास आ गई। तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद अब बात करेंगे हम इसकी ज्योमेट्री और इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर क्या रहेगा वो देख लेते हैं। तो जिनॉन ने जो 5 बॉन्ड बनाए, तो ज्योमेट्री जो आती है इसमें आते हैं ट्राइगोनल, बाइपैरामिडल। ये तो होती है इसकी ज्योमेट्री। शेप क्या रहेगी वो देखते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन है जिनॉन के पास, 2 4 6, ठीक है, ट्रायंगुलर बन गई। बाइपिरामिडल के लिए हमने 2 फ्लोरीन लगा दिए, लीनियर शेप के साथ यहां पे एग्जिस्ट करेगा। क्या रहेगी शेप, लीनियर रहेगी, ठीक है। आई थिंक कि यहाँ आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद पहुंचते हैं XeF4 पे। तो XeF4 का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, मैं यहाँ इसको यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। सेम फॉर्मूला यूज करके निकालेंगे 8 + 4 डिवाइड बाई 2। 8 इलेक्ट्रॉन जिनॉन के आउटर में, 4 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर 6 आ जाता है। हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3d2। इस हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री होने वाली है ऑक्टाहेड्रल। तो जिनॉन क्या करेगा, जिनॉन अपने साथ 4 फ्लोरीन लेकर के बैठे हैं और चारों के चारों फ्लोरीन स्क्वायर प्लेनर में जोड़ देंगे और 2 लोन पेयर यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम पहुंचते हैं XeOF4 पे। तो इसके स्ट्रक्चर का डिस्कशन हम कुछ यहाँ करते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन है जिनॉन में, ठीक है, मोनोवैलेंट है, वही जोड़ने हैं। तो आंसर अपना 6 आता है। 6 आंसर में हाइब्रिडाइजेशन वही रहेगी sp3d2। ज्योमेट्री की अगर बात करें तो यहाँ ज्योमेट्री जो रहेगी वो रहेगी अपनी Xe ऑक्सीजन 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 एंड सॉरी फ्लोरीन, बाय मिस्टेक ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन 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 एंड यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड 1 लोन पेयर, ठीक है। तो यहाँ लीनियर शेप के साथ है या स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। क्या हो गया, स्क्वायर प्लेनर। तो यहां होगा स्क्वायर पिरामिडल, यहां पे ज्योमेट्री हो जाएगी।
शेप, ये शेप हो जाएगी स्क्वायर पिरामिडल, ये हाइब्रिडाइजेशन रहेगी, ये इसका XeO F4 का स्ट्रक्चर रहेगा। अगले हम बात करते हैं XeO3 के बारे में। भाई सिंपल है, 8 इलेक्ट्रॉन है, मोनोवैलेंट एक भी नहीं है, डिवाइड बाय 2, आंसर 4 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 में होती है टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल में जीनोम 3 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन 2 4 6 विद 1 लॉन पेयर, और शेप यहां पे हो जाएगी पिरामिडल, पिरामिडल शेप के साथ यहां कंपाउंड फॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद जीनोन ट्राइऑक्साइड का हो गया, जीनोन हेक्सा फ्लोराइड की बात कर लेते हैं। तो जीनोन हेक्सा फ्लोराइड के स्ट्रक्चर को इधर बनाते हैं, आई थिंक ये आपने नोट कर लिया होगा। तो जीनोन हेक्सा फ्लोराइड XeF6, जीनोन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 आउटर सेल में, 6 यहां जुड़े हुए हैं, डिवाइड बाय 2, आंसर आता है 7, sp3d3, दैट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कंपाउंड। एंड जीनोन हेक्सा फ्लोराइड की अगर हम बात करें तो उसमें थोड़ा सा देखिए क्या करना है। XeF F एंड F 1 2 3 4 5 6 हो गए, इसका एक लोन पेयर यहां पे रहेगा, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल यहां पे शेप बनेगी, दैट इज द शेप। ठीक है, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल XeF6 की। उसके बाद हम पहुंचते हैं XeF6 के बाद अगला जो अपना कंपाउंड रहेगा वो रहेगा XeO4 को लेकर के, जो कि मैंने उधर लिखा था, अभी इरेज कर दिया। अगला स्ट्रक्चर XeOF4, XeO4 बना चुके हैं पहले से। XeO4 जीनोन टेट्रा ऑक्साइड का रहेगा, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है, डिवाइड बाय 2, बिकॉज ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बना रखे, ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, तो हम उसको मोनो एटॉमिक में काउंट नहीं करेंगे। फॉर्मूला हमारा कहता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स, तो मोनो एटॉमिक जो बॉन्ड बना रखे वही काउंट होंगे। ऑक्सीजन मोनो एटॉमिक फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, यहाँ डायटोमिक है, डबल बॉन्ड उसने फॉर्मेशन कर रखे। आंसर फॉर हाइब्रिडाइजेशन वही sp3 जो कि पहले आ चुकी, जीनोन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, 8 के 8 इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके, कोई लोन पेयर नहीं है यहाँ पे, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री यहाँ पे मिलेगी विद sp3 हाइब्रिडाइजेशन। XeO4 के बाद XeO3F2 जीनोन ट्राइऑक्सीडाइफ्लोराइड, that is the another compound of xenon, XeO3F2, XeO3F2। इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 मोनो इलेक्ट्रॉन है, डिवाइड बाय 2, आंसर 5 sp3d में आएगा। तो sp3d में वही ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होने वाली है। तो रहेगा क्या कि Xe जीनोन जो है वो 2 फ्लोरीन रखेगा, 3 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा रहेगा, एंड 3 ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन को देखते हैं कैसे अरेंज करें इसके चारों तरफ, ऑक्सीजन 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 फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। ठीक है, तो ये कंपाउंड अपना बन जाता है ट्राइएंगुलर बाइपिरामिडल, ज्योमेट्री अपनी रहेगी। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर यहाँ पे एक भी लोन पेयर नहीं है, पांचों के पांचों यहाँ बॉन्ड पेयर में काउंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी नोबल गैस थी। नोबल गैस से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स थे, कुछ प्रिपरेशंस इसकी हैं, वो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, अपने नेक्स्ट लेसन में देखेंगे इनके प्रिपरेशन के बारे में।
यूजेज की बात करें तो हीलियम गैस है वो बैलून्स में फिल करने में यूज की जाती है। नियॉन जो है वो बल्ब्स में और एरोप्लेन टायर्स में फिल की जाती है। रेडोन जो है वो कैंसर ट्रीटमेंट में यूज की जाती है, ट्रेस में यूज की जाती है। ठीक है, तो और हीलियम को और भी नट एटमॉस्फेरिक क्रिएट करने में ली जाती है। जैसे हीलियम को हम स्कूबा डाइविंग जो यूज करते हैं सिलेंडर, उसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन के मिक्सर के साथ हम हीलियम भी यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स थे पी ब्लॉक को लेकर के। अंतिम चरण पे हमारी पी ब्लॉक चल रही है। ठीक है, तो यहाँ जिन बच्चों को पी ब्लॉक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, नोट्स में अपने लास्ट क्लास में, यानी कि लगभग लास्ट क्लासेस की, शायद नेक्स्ट जो क्लास होगी वो लास्ट ही होगी, आज सेकेंड लास्ट क्लास है पी ब्लॉक की, तो पीडीएफ में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसके नोट्स डाल दूंगा, वहां से आप ले लेना। जुड़े रहिए विजय सर चैनल के साथ, अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए। जो काम आपको करना है, जो मैं डेली बोलता हूँ वो तो कर ही दीजिएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, आप लोगों का सहयोग बना रहेगा तो हम भी अच्छा और अच्छा देते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।